तो आधारभूत प्रतिशत के अंतर्गत आपको समझना होगा कि प्रतिशत जो रूप होता है वो दशमलव रूप और भिन्न रूप में भी बदल सकता है। उसके साथ कई प्रश्नों को बनाया जा सकता है। आपने मोटरसाइकिल खरीदी, मोटरसाइकिल दुर्घटनावश जो है अब मान लीजिए टूट गई है, तो डेप्रिसिएशन होगा, प्रतिशत में कमी होगी। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि 1/3 का क्या वैल्यू होगा प्रतिशत में, तो आप बिल्कुल कहिए 33.33%। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके साथ एक अंतिम क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास में, प्रतिशत से संबंधित बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी को मेरा नमस्कार। दृष्टि आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। सीसेट के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, आपकी तैयारी को देखते हुए एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है। इस सीरीज में आपको बहुत सारे एपिसोड्स मिलेंगे। उन एपिसोड्स में डिफरेंट टॉपिक्स की तैयारी की जाएगी या करवाई जाएगी, है ना। तो आज की क्लास में हम प्रतिशत के साथ शुरुआत करते हैं। प्रतिशत के डिफरेंट अप्रोच को समझते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या क्या इसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसको समझते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। शुरुआत करेंगे बच्चों। देखिए बेटा, अगर हम प्रतिशत टॉपिक की बात करें, इस पे थोड़ा सा डिटेल चर्चा करें कि कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। लेटेस्ट ट्रेंड पे बात करें तो 2024 पे प्रतिशत टॉपिक पे 4 क्वेश्चन आए थे, 4 प्रश्न आए। प्रतिशत को अनुपात के साथ जोड़ा गया कह सकते हैं आप, या फिर इन दोनों टॉपिक्स को कहीं ना कहीं एक साथ में इंप्लीमेंट किया गया। और 4 प्रश्न काफ़ी होते हैं, आप समझ सकते हैं 4 प्रश्न का क्या महत्व होगा। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी टॉपिक्स भी महत्वपूर्ण है, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, या टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया। वो सारे भी इंपॉर्टेंट है, उनके भी आपको क्लासेस मिलेंगे। लेकिन आज इस क्लास में हम इस टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं, तो इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है और इसका क्या महत्व है। प्रतिशत टॉपिक जो है बेटा, ये कहीं ना कहीं आप समझिएगा कि आधार है कुछ और टॉपिक्स का। कुछ और टॉपिक्स जैसे लाभ हानि व छूट, साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। अगर आप प्रतिशत ही नहीं समझेंगे, आपने बचपन में जब स्कूल में पढ़ाई भी की होगी तो पहले प्रतिशत आप समझते होंगे, पहले प्रतिशत पढ़ा होगा, तभी आप लाभ हानि छूट पढ़े होंगे, तभी आप साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज पढ़े होंगे। तो इसीलिए प्रतिशत को पढ़ना पहले ज़रूरी है। प्रतिशत आपको एक माइंडसेट देता है, एक अप्रोच देता है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक पे ज़्यादा बिलीव करते हैं तो प्रतिशत और अनुपात जो है शॉर्ट ट्रिक के लिए एक अच्छा थॉट प्रोसेस देता है ना। सिर्फ आप प्रतिशत पे बातचीत करेंगे कि सर प्रतिशत पे किस तरह के प्रश्न आते हैं, तो देखिए जो बेसिक प्रश्न होते हैं प्रतिशत पे, वो आधारभूत प्रतिशत पे आते हैं। अब आधारभूत प्रतिशत या बेसिक प्रतिशत क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूं। जैसे कि सिंपली आप लोगों के पास कोई इंफॉर्मेशन है और प्रतिशत में वृद्धि या कमी की बात की गई है, तो आधारभूत प्रतिशत के अंतर्गत आपको समझना होगा कि प्रतिशत जो रूप होता है वो दशमलव रूप और भिन्न रूप में भी बदल सकता है। उसके साथ कई प्रश्नों को बनाया जा सकता है। आधारभूत प्रश्न को काफ़ी लॉजिकल भी बनाया जा सकता है। आज की क्लास में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आधारभूत तो है, बेसिक तो है, लेकिन लॉजिकल भी है। ठीक है ना। अब आपको बेसिक नॉलेज तो रखना ही है कि 5% बराबर क्या वैल्यू होती है या 25% बराबर क्या वैल्यू होती है, चर्चा करेंगे। पहले समझते हैं। आपको आधारभूत प्रतिशत का जानकारी होना चाहिए। इसके बाद प्रतिशत में परिवर्तन या फिर परिवर्तन प्रतिशत के क्वेश्चंस कैसे हैंडल करने हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए, है ना। कोई भी विषय दिया गया है और अचानक प्रतिशत में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। आपने मोटरसाइकिल खरीदी, मोटरसाइकिल दुर्घटनावश जो है अब मान लीजिए टूट गई है, तो डेप्रिसिएशन होगा, प्रतिशत में कमी होगी। तो कमी होगी अगर मान लीजिए 20%, 30% की, तो क्या मूल्य होगा। या फिर जनसंख्या पर आधारित जो प्रश्न होता है उसमें जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो किस तरह से हम वैसे प्रश्नों को हल करते हैं, हैंडल करते हैं, इस पे चर्चा होती है। अब देखिए तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक जो है क्रमिक
परिवर्तन प्रतिशत कह लीजिए या क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन कह दीजिए, एक ही बात है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज अप्रोच। ठीक है बेटा, समझिएगा इसके अंतर्गत क्या होता है। जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को आपने देखा होगा कि 2020 से 2021 में 20% का या 20% की जनसंख्या में वृद्धि हुई सपोज, और 2021 से 2022 में 25% की जनसंख्या में, है ना, प्रतिशत में वृद्धि हुई। तो ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई, इस पे अगर चर्चा करते हैं। देखिए, आप इसको आधारभूत रूप से भी बना सकते हैं। आधारभूत प्रश्नों को आप 100 की सहायता से आप बना सकते हैं। 100 की सहायता से क्यों? क्योंकि देखिए 100 का प्रतिशत निकालना सबसे आसान होता है, इसीलिए आप इस तरह से बना तो सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप सक्सेसिव परसेंटेज चेंज अप्रोच के साथ यानी क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन को अप्लाई करके भी बना सकते हैं। तो क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन के अंतर्गत जनसंख्या पर आधारित प्रश्न या क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न या बजट पर आधारित प्रश्न, इन तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे गए। ठीक है बेटा, फिर हम आगे बातचीत करें तो निर्वाचन पर आधारित प्रश्न। देखिए, निर्वाचन पर आधारित प्रश्न पूछा गया है बेटा, है ना। आज की क्लास में हम देखेंगे भी कि क्या प्रोसेस होता है, उसको समझना जरूरी है, तभी उस तरह के प्रश्नों को हम हल कर पाएंगे। या फिर आगे बात करें तो परीक्षा पर आधारित प्रश्न। इसके अंतर्गत विद्यार्थी या परीक्षार्थी जो है, एक विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहा है, एक अनुत्तीर्ण हो रहा है, और कुछ जानकारियों पर आपसे पूछा जाता है कि कुल पूर्णांक या उत्तीर्णांक कितना होगा। वेन आरेख पर आधारित प्रश्न। तो इस तरह के बेटा देखिएगा, जो मैंने विषय वस्तु लिखा है ना, वेन आरेख पर आधारित प्रश्न, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस पे आपको कमांड बनाना है। अब थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, प्रतिशत को समझते हैं। प्रतिशत कह लीजिए या परसेंटेज कह लीजिए। देखिए, परसेंटेज पर प्लस सेंट प्लस एज, या प्रतिशत कहेंगे या प्रतिशतता कहेंगे, तो पर मतलब आपका प्रति हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आप प्रतिशतता ले सकते हैं। इसको समझिए। देखिए, आप सभी बड़े बच्चे होंगे, आमतौर पे आप लोग स्कूटर या स्कूटी चलाते होंगे। आप देखते हैं स्पीडोमीटर बताता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आपकी गाड़ी चल रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो प्रति का काम होता है अंश और हर को सेपरेट करना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बांटना आपस में, है ना। तो यदि हम यहाँ पे पर या प्रति की बात करें, तो प्रति के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखिए। शत, शत मतलब 100, सेंट मतलब 100। एज को अंग्रेजी में एग्जिस्टेंस कहते हैं, है ना, कि कितना एग्जिस्ट कर रहा है। कहने का क्या मतलब है, आप सभी जानते हैं कि यदि हम प्रतिशतता पे बात कर रहे हैं या प्रतिशत पे बात कर रहे हैं, तो उसका चिन्ह क्या होगा। उसका चिन्ह इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे यदि मैं 1% पे बात करूं, तो 1% बराबर 1/100, 2% बराबर 2/100, 3% बराबर 3/100, है ना। या फिर मैं अगर इसे एक्सप्लेन करूं आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद, तो 100% बराबर 1 हो जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर आपको प्रतिशत का चिन्ह लेकर आना है कहीं भी, जैसे कि आपने एग्जाम दिया, क्लास 10th में एग्जाम दिया था, आपको सपोज 500 में 400 अंक आए, तो आप प्रतिशत कैसे निकाले, 400/500 गुणा 100%। क्यों ऐसा किया आपने? आपने प्रतिशत के साथ 100 का गुणा इसलिए किया क्योंकि 1% की वैल्यू जो होती है वो 1/100 होती है,
और 1 का गुणा करने से कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए जहां भी प्रतिशत का चिन्ह होता है वहां 100 का गुणा भी होता है। ठीक है, आगे की बात समझेंगे बेटा। प्रतिशत निकालने के लिए आधार संख्या होनी जरूरी है, यानी कि बेस नंबर आधार होना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले प्रतिशत तो तभी निकल सकती है जब आप तुलना कर रहे हो। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना होती है, और न्यूमरेटर में जिसकी तुलना होती है। जैसे आप जो भी अर्जित अंक लाते हैं वो ऊपर लिखा जाता है, उसकी तुलना आप किससे कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स है उससे करते हैं, तो इस तरह से प्रतिशत निकलता है ना। अब देखिए, इन दोनों पॉइंट से एक बात समझिएगा, प्रतिशत जो होता है बेटा वो प्रतिशत चिन्ह के साथ भी लिखा जा सकता है, भिन्न रूप में भी लिखा जा सकता है। तो इसीलिए आपको बहुत महत्वपूर्ण है, शॉर्ट ट्रिक पे आपका कमांड हो तो आपको प्रतिशत रूप से भिन्न रूप का परिवर्तन आना चाहिए, या फिर भिन्न रूप से प्रतिशत रूप का परिवर्तन आना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि 1/3 का क्या वैल्यू होगा प्रतिशत में, तो आप बिल्कुल कहिए 33.33%। यह जानकारी आपको होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रतिशत रूप और भिन्न रूप का परिवर्तन आपस में आपको आना चाहिए, क्योंकि पूरा शॉर्ट ट्रिक अप्रोच इसी बात पे डिपेंड करता है कि ये दोनों रूपांतरण आपको बिल्कुल इजीली बननी चाहिए। ठीक है बेटा, और जानकारी नहीं है तो आपको इसको तुरंत ही पढ़ लेना है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा चर्चा बढ़ाते हैं इस पे। यदि मैं आपसे कहता हूं कि 30% को कैसे लिखा जा सकता है, तो 30% को 30/100 भी लिखा जा सकता है। और कैसे लिखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, 3/10 भी लिखा जा सकता है, लेकिन साथ में उसके, जैसे यहाँ पे 30/100 है तो आप इसको 0.30 भी लिख सकते हैं या 0.3 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि प्रतिशत रूप, भिन्न रूप और दशमलव रूप, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा बेसिक पे बातचीत और करते हैं, और बेसिक पे बात करते करते अब हम लोग ये बात देखते हैं कि प्रतिशत से भिन्न रूप का परिवर्तन क्या होता है। बेसिक आइडिया तो हमारे पास बेटा बिल्कुल होना ही चाहिए। जैसे कि 1/2 का आप मुझे प्रतिशत रूप बताएंगे, 1/3 का, 1/4, इसके बाद 1/5, 1/6, 1/7। ठीक है, और आगे बातचीत कर लेते हैं। कम से कम 1/10 तक तो आना ही चाहिए। 1/8, 1/9, 1/10, थोड़ा सा बातचीत बढ़ा के 1/11 तक। देखिए 1/2 बहुत सरल है, 50%। जैसा मैंने कहा कि भाई 1 बराबर 100% होगा, तो 2 किए इसमें दोनों ही दिशाओं में, तो यहाँ 1/2 हो गया, यहाँ 1/2 करने से 50%। 3 करेंगे आप तो आपको 33.33% मिल जाएगा, बिल्कुल याद करते जाइएगा। 4 करेंगे आप तो आपको 25% मिल जाएगा। 5 करेंगे आप तो 20% प्राप्त होगा। 6 करने पे 16.66% प्राप्त होगा। 7 करने पे 14.285671 और ये आगे बढ़ता जाएगा। एक जानकारी मैं आपको दे दूं, ये तो लगभग है, ये जो 1/7 का भिन्न है इसको कहते हैं रिवॉल्विंग फ्रैक्शन या रिवॉल्विंग भिन्न। ठीक है, यानी कि ये अंत नहीं होता। ठीक है, मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा भी। अब आगे देखिए, 1/8 का वैल्यू होगा 12.5%। 1/9 का वैल्यू होगा 11.11%। 1/10 10%। 1/11 9.09%। ये आपको याद कर लेना बेटा, ये आपको याद कर लेना। इसको याद करने के बाद आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उन बातों को समझना है। जैसे कि यदि 1/2 50% है
तो 3/2, यानी मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 3 का गुणा कर दूं तो ये 150% हो जाएगा। 2/3, यानी मैं न्यूमरेटर में 2 का गुणा करूंगा तो 2/3 बन जाएगा। तो यहाँ भी 2 का गुणा कर दीजिए, 66.66%। यहाँ मैं 3 का गुणा करूंगा 3/4, 75%। इस प्रकार से आपको भिन्न भिन्न, देखिए भिन्न के प्रतिशत रूप, प्रतिशत के भिन्न रूप और उसके साथ अलग अलग अप्रोच के साथ इंप्लीमेंटेशन भी आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी जानकारी रखिएगा। अब हम लोग समझते हैं कि ट्रेंड में क्या क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन है, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए बेटा, अगर हम परसेंटेज पे बातचीत कर रहे हैं तो मैंने विभिन्न प्रकार के, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उस पर तो मैंने आपको वो डिटेल तो दिया है। इसके साथ समझिएगा कि क्वेश्चन कैसे डिफिकल्ट बनाया जा सकता है। क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाने के लिए आप डाटा सफिशिएंसी का भी प्रयोग हो सकता है, कथन का भी प्रयोग हो सकता है। एक प्रश्न देके 2 कथन देके आपसे कहा जा सकता है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, या कौन सा कथन पर्याप्त है या नहीं है। ठीक है, इस पे तो आपको जोर देना ही है। इसके साथ साथ एक बात समझिएगा कि यूपीएससी क्या चाहता है आपसे। यूपीएससी आपसे क्या चाहता है ये बात आपको समझना पड़ेगा, है ना। यूपीएससी सीसैट 2026 में क्या चाह रहा है आपसे, और अभी तक पिछले 2-3 वर्षों से क्या चाह रहा है। क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव नहीं होते, क्वेश्चन कैलकुलेटिव लगते हैं, होते नहीं है। आपको अगर ब्रेक करने आता है क्वेश्चन को, आपका लॉजिक जो है अच्छा है, क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं। क्वेश्चन में अगर आपका लॉजिक अच्छा है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं जो पीवाईक्यू के हैं, जो लास्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स में आए हैं, या फिर कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये देखते हैं हम लोग बेटा। देखिए, जैसे एक प्रश्न है 2022 का, काफी आसान सा प्रश्न है। कहता है कि एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की जाए। ठीक है, वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की जाए, तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया गया। देखिए, पहले वस्तु की कीमत में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है 25% का, फिर कीमत में 20% जो है घटा दिया जा रहा है, फिर कहता है कि 10% बढ़ा दिया जाता है। तो कीमत में परिणामी वृद्धि क्या है। विद्यार्थी सोचेगा, एक विद्यार्थी, कि सर हम शुरुआत कहां से करें ना, किस वैल्यू के साथ शुरुआत करें। तो ध्यान से सुनिए इस बात को। जब भी प्रश्न की मांग प्रतिशत में होगी, विकल्प प्रतिशत में होगा, तत्पश्चात जो इनिशियल स्टार्ट है, इनिशियल वैल्यू है, प्रारंभिक वैल्यू है, यहां पे कीमत पे बातचीत की गई, प्रारंभिक मूल्य पे बातचीत किया गया, तो आपका प्रारंभिक मूल्य या प्रारंभिक कीमत आप सपोज कर लीजिए 100। अब आपके मन में आएगा सर हम 100 ही क्यों करें, 120 करेंगे, 133 करेंगे। आप 100 इसलिए करें क्योंकि प्रतिशत चिन्ह 1% बराबर 1/100 होता है, कैंसिलेशन में आसान होता है। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य आपने 100 माना, तत्पश्चात आप देखिए स्टेटमेंट कहता है कि 25% की वृद्धि, तो यहाँ 25% की वृद्धि होगी, तो 100 का 25% कितना होगा, 100 का 25% होगा 25, तो 100 में 25 की वृद्धि कर देंगे तो ये बन जाएगा 125। तत्पश्चात देखिए क्या हो रहा है, फिर कहता है कि 20% घटा दिया जाता है। तो बेटा अब इस कीमत पे नहीं, अब नया मूल्य जो है ये सेट हो गया है, इसमें आपको 20% की कमी करनी है। तो इसमें आप 20% की जब कमी करेंगे तो देखिए इसका 20% क्या होगा, इसका 10% 12.5, 20% 25, तो 125 में से 25 अगर आप घटा देंगे तो मिलेगा कितना आपको, 100 मिलेगा। क्लियर है। अब इसके बाद आगे देखिए, जब आगे आप देखिएगा कि 100 में 10% बढ़ा दिया गया, तो 100 में 10% की वृद्धि अगर हम कर दें प्लस 10%, तो अब नया कीमत क्या आ जाएगा, 10 की वृद्धि होगी तो 110। अब आपसे ओवरऑल पूछा जा रहा है कि ये बताइए ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई, तो 100 से लेते हुए 110 हो गया, यानी कि 100 में 10 की वृद्धि 10% की वृद्धि हो गई ना। तो ये आपका आंसर हो गया। एक प्रक्रिया ये हो सकती है कि आप बेसिक तरीके, आधारभूत तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं 100 मानकर, जो कि बहुत अच्छा है, आसान है।
इसके अलावा आप चाहे तो क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन से भी सॉल्व कर सकते थे कि 25% है और इंक्रीज है, फिर डिक्रीज में 20% है, फिर उसके बाद जो है इंक्रीज में 10% है। तो अगर आपको क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन की जानकारी है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप जान रहे हैं 25% बराबर, देखिए 25/100 होगा, 20% बराबर 100 में यहाँ पे देखिएगा, जैसे आप 25 और 20 का क्रमिक प्रतिशत निकालेंगे ना आपको 0 आएगा। कैसे? फॉर्मूला कहता है कि x + y + xy/100%। तो यहाँ पे जैसे वैल्यू पुट करेंगे आप 25 - 20 तो ये 5 हो गया, इन दोनों का गुणा करेंगे तो -500/100 यानी कि -5 हो जाएगा। और इसके बाद ये वैल्यू आपको देखिए 25 - 25 0 आ जाएगी, तो 0% यहां से मिल गया और उसके बाद 10% की वृद्धि है, इसका मतलब ओवरऑल कितना वृद्धि हो जाएगा? 10% का ही तो वृद्धि होगा, है ना। इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग रखिए। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखते हैं PYQ के। ये 2022 का प्रश्न था। ये देखिए बेटा, मतदान पर आधारित प्रश्न है, इसको पढ़िए एक बार, 2022 का ही प्रश्न है, इसको पढ़िए। इसमें क्या कहता है? 2 उम्मीदवारों X और Y, देखिए अभी तक जो प्रश्न है उसमें 2 उम्मीदवार ही रखा है ना। X और Y ने एक निर्वाचन में भाग लिया, यानी कि मतदान में भाग लिया। 80% लोगों ने मतदान किया और कोई अवैध मत नहीं है। ठीक है, नोटा यानी कि उपयुक्त में से कोई भी विकल्प नहीं था, यानी सभी ने मतदान में अपना जो सहयोग किया है। मतदान में पड़े कुल मतों का 56% मत X को, मतदान में जो मत पड़े उसका 56% X को, और तत्पश्चात देखिए 56% मिल गया, यानी कि अपने अपोनेंट से तो ज्यादा ला दिया ना। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं तो। आगे देखिए, और वो 1440 मतों से जीत गए। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल कितनी संख्या है? अब इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको एक पैटर्न, एक सीक्वेंस पता होना चाहिए कि निर्वाचन प्रक्रिया कैसी होती है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आप समझेंगे कि सबसे पहले कुल मतदाता की गिनती होती है। कुल मतदाता किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कितने हैं उनकी गिनती होती है। फिर उसके बाद मतदान का दिन आता है, तो मतदान पढ़ते हैं तो उपस्थित मतदाता कितने हैं इसकी गिनती होती है। ठीक है, कितना मतदान हुआ। अब इसके बाद देखिए, यहां तो सारे के सारे मत वैध हैं। ठीक है, अब यह वैध और सपोज अगर अवैध मत होता तो उपस्थित मतदाता जितना मत दिए हैं उससे अवैध मत को घटा दिया जाता, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, तो यह सारे मत जो है वैध है। अब इसके पश्चात आप देखिए जो जानकारी है वो 2-3 रूप से घूमती है, लेकिन मुख्यतः जो मत होता है वो वैध मत जो होता है उसी के प्रतिशत से क्वेश्चन हल होता है। और विजेता प्रत्याशी, हारा हुआ प्रत्याशी की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं इसी फॉर्मेट में। देखिए बेटा, अदर एग्जाम में देखिएगा तो 100 मानकर हल कीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन इस प्रश्न में अगर आप 100 मानकर हल कर रहे होंगे तो यहां आपको दिक्कत आ रही होगी। 56% है इसलिए, क्योंकि उन प्रश्नों में जो है संख्या आसान होती है। तो यहां पे आप एक काम कीजिए, कुल मतदाता को आप X ले लीजिए। आपने X ले लिया। अब उपस्थित मतदाता कितना है? 80% लोगों ने मतदान किया, तो आप जानते हैं 80% ऑफ X कितना हो जाएगा? 0.8x हो जाएगा, या 0.80x लिख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद चूंकि सारा का सारा मत जो है वैध है तो 0.80x ही वैध मत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, सिंपली विजेता मतदाता को 56% मिला, तो 0.80x का 56% ऐसे लिख लिए आप। ऑब्वियस बात है कि जो हारा हुआ है उसको 100 में से 56 को घटाएंगे तो 44% मिलेगा। देखिए इस प्रश्न का कोर पार्ट कहाँ होता है मालूम है?
जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो इन दोनों का अंतर होता है, और इन दोनों का अंतर दिया है 1440। अब x के रूप में 0.80x ये हो गया ना, इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो देखिए x के रूप में हमें जो वैल्यू मिलेगा वो 0.80x गुणा में 12% होगा, जो कि 1440 के बराबर है। प्रश्न की मांग है मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल कितनी संख्या, यानी कि x। हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? आप देखिए 0.80x है तो मैं 80/100 लिख सकता हूं, दशमलव हटा के ना बेटा, और उसके बाद 12% को 12/100 लिख सकते हैं, और यहाँ 1440 तो है ही है। थोड़ा सा कैंसिलेशन कर लेते हैं। कैसे करेंगे? देखिए 12 गुणा 12 144 होता है, तो ये 120 हो गया। हो गया। अब सुनिए, एक शून्य और ये एक शून्य कैंसिल, ये 8, 15 8 120, 15। यहाँ पे मिला मुझे x/10 गुणा में 1/100 है, और उस तरफ 15 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की मान मिल जाएगी, जो कि कुल मतदाताओं की संख्या है। 15 के बाद 3 शून्य लगा दीजिए, ये मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन ए। इस तरह से आप प्रश्न सॉल्व कर सकते थे। देखिए लॉजिकल क्वेश्चन होगा, ज्यादा जल्दबाजी में नहीं करना है कि हम जो है बहुत शॉर्ट अप्रोच पे चले जाए। बेटा बोर्ड भी जानता है कि लॉजिकल क्वेश्चन कैसे फॉर्म करना है ना, समझ के। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कितना लॉजिकल था, इसको एक बार पढ़िए। वीडियो को रोक के आप ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं। इस प्रश्न में क्या लिखा है? जब एक संख्या x का 70% एक अन्य संख्या y में जोड़ा जाता है। लॉजिकल क्वेश्चन में आप देखिएगा कि समीकरण बनने का बहुत ज्यादा चांस होता है, समझे बेटा, कि समीकरण बनाया जाए। इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। जब एक संख्या x का 70%, एक संख्या x उसका 70% अन्य संख्या y में जोड़ा जाता है, तो उनका योग जो है y के मान का 165% हो जाता है। इसको हम लोग सरल रूप में अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे बेटा? कि भाई x का 70% को 0.70x लिख देते हैं। बोला कि एक अन्य संख्या y में जोड़ा जाए तो प्लस y कर देते हैं। बोला कि ये मान बन गया 165% y का, तो 1.65 y कर देते हैं। क्लियर है? इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। y को इस तरफ भेजेंगे तो 0.70x बराबर, देखिए बेटा ये एक y है, उधर जाएगा तो 0.65y हो जाएगा। हो गया। अब दशमलव हटा देते हैं, तो यहाँ पे मेरा हो गया 70x वैल्यू इज इक्वल टू बराबर किसके? 65y के। तो x/y करेंगे, हमें मिल गया 65/70। तो हमें एक संबंध तो मिल गया है यहां से कि y इज ग्रेटर देन x। तो y इज ग्रेटर देन x, ये संबंध अगर मुझे मिल गया है, आगे मैं प्रश्न पढ़ूं तो आगे लिखा है कि जब संख्या x का 60%, जब संख्या x का 60% यानी कि 0.60x एक अन्य संख्या z में, ठीक है, जोड़ा जाता है, तो उनका योग 165% को हम दशमलव में 1.65 z लिख सकते हो जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जब बेटा तुलना किया गया है तो लॉजिकल ही होगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तुलना है, y इज ग्रेटर देन x, ये हमारा आ रहा है, लेकिन जहां भी x इज ग्रेटर देन y है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। x इज ग्रेटर देन y अगर दिखा है तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए इसको हल करते हैं। 0.60x, z उस तरफ जाएगा तो 0.65z, ठीक है बेटा। दशमलव हटेगा तो 60x बराबर 65z, x/z कितना हो जाएगा? 65/60। और यहां से तुलना करेंगे तो x इज ग्रेटर देन z आ रहा है। तो मेरा समीकरण ये बन रहा है कि मैं x को बीच में रखूं जो कि z से बड़ा है, और x जो है ना, x से बड़ा y है। देखिएगा तो ये समीकरण हमको मिल रहा है। तो इस तरह से हम लॉजिकली प्रश्नों को हल कर सकते हैं।
ठीक है बेटा, है ना? ठीक है, एक प्रश्न और रखते हैं हम पीवाईक्यू से आपके लिए। देखिए कितना लॉजिकल और कितना डिफरेंट क्वेश्चन है। आप पढ़िए इस क्वेश्चन को। यूट्यूब में तो आपके पास सुविधा है, वीडियो को रोक के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं सामने से अगर साइड हो गया, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं बेटा। एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है इस प्रश्न में आपको समझ आया होगा जब आप अपने से कोशिश किए होंगे। कहता है कि एक शहर की वयस्क समष्टि, वयस्क समष्टि का मतलब है मेल और फीमेल दोनों वयस्क में आ जाएंगे। समष्टि में 40% पुरुष और 30% महिलाएं विवाहित है। क्या कहा कि 40% पुरुषों का जो 40% है वो विवाहित पुरुष है। ठीक है, विवाहित पुरुष है। तत्पश्चात महिला के बारे में 30% महिलाओं में 30% महिला विवाहित महिला है। तब आगे देखें तो विवाहित वयस्क समष्टि का प्रतिशत क्या है। तो विवाहित वयस्क समष्टि यानी कि उस समष्टि में विवाहित वयस्क कितने हैं। तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर में वयस्क और न्यूमरेटर में विवाहित वयस्क की संख्या आपको, यानी कि इनका प्रतिशत आपको निकालना होगा। गुणा में 100%, ये वैल्यू आपको निकालनी है। इस वैल्यू को निकालने के लिए आपको ये दो वैल्यू पता होनी चाहिए। और चूंकि मैंने अभी पिछले प्रश्न में बोला कि जब भी आपको प्रतिशत निकालना हो तो आप कोई भी वैल्यू को मान सकते हैं, ठीक है, या फिर जैसे हम सपोज कर सकते हैं और हल कर सकते हैं, आपका उत्तर सही होगा। 100 मानकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसा भी प्रश्न है उसके अनुसार आप काम कर सकते हैं। तो यहां पे देखिएगा वयस्क है, विवाहित वयस्क है और गुणा 100% है। यहां बहुत अच्छी बात आगे कही गई है, यदि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह नहीं करता है, यानी कि यहां पे एक पुरुष का विवाह एक ही महिला के साथ है और कोई भी महिला एक से अधिक पुरुष से विवाह नहीं करती, यानी एक महिला का विवाह भी एक पुरुष के साथ है, ठीक है, और उसके अलावा कोई विधवा और विधुर नहीं है। इसका मतलब है कि जो भी मैरिड है, जो भी विवाहित है ना, वो सकुशल है, उनका जो है जो पेयर है वो बराबर है। इससे एक बात आप नहीं समझ पा रहे, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यहां पे विवाहित पुरुष और विवाहित महिलाओं की संख्या एक बराबर है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बराबर है। विवाहित पुरुष भी उतने ही होंगे जितनी विवाहित महिला होंगी। इस लाइन से ये क्लियर हो गया। इस पे आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, आप लोग जो है अनुपात में लीजिए। कैसे, आप देखिए कैसे हैंडल करेंगे। ये 40% पुरुष को मैं 40% पुरुष को मेल लिख दिया, 30% महिला को 30% फीमेल लिख दिया और इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर दिया। तो 40% एम बराबर 30% एफ हो गया। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं जैसे ही अनुपात का चिन्ह हटाऊंगा तो m बटा f मुझे 30/40 मिल जाएगा। बहुत ध्यान से यहां से, यानी कि कुल वयस्क, सपोज अगर मैं कुल पुरुष 30 कह रहा हूं, ठीक है, तो कुल पुरुष अगर 30 है तो 40% कितना होगा 30 का, तो विवाहित पुरुष 12 हो जाएंगे। 12 हो गए। कुल महिला को 40 ले लो तो महिला 40 है तो विवाहित महिला कितनी हो जाएंगी, 30% निकालेंगे तो 12 हो जाएगी, यानी एक बराबर। ठीक है, तो यहां से मुझे संख्या मिल रही है कि विवाहित पुरुष और विवाहित महिला मिला के विवाहित वयस्क 12 + 12 हो गए और कुल जो है वयस्क पुरुष और महिला 30 और 40 हो गए। ठीक है बेटा, 30 + 40, इसका मतलब है 24/70
गुणा में 100%। शून्य से शून्य कैंसिल किए, 240/7%। को हल करेंगे, 7 तिया 21, 3 शेष 30, 7 चौक 28, ठीक है, 34 सही 2/7%। इसको चेक करेंगे बेटा, ये उत्तर आएगा। बहुत आराम से वीडियो को रोक के बार बार आप देख सकते हैं, है ना। ये बहुत ही अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन था। इसके साथ एक अंतिम क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास में, प्रतिशत से संबंधित बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये प्रश्न देखिए बेटा, ये भले ही 2017 में आया है, लेकिन इस प्रश्न को आप वीडियो को रोक के हल करने का प्रयास करेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है, मैं इस प्रश्न को हल करवाता हूं। देखिए, कहते हैं कि किसी शहर में 12% परिवार एक वर्ष में 30,000 से कम कमाते हैं। तो मतलब एक जानकारी दी गई है कि किसी परिवार में, है ना, किसी शहर में 12% परिवार जो है 30,000 से कम कमा रहे हैं। आगे देखिए, 6% परिवार एक वर्ष में 2 लाख से अधिक कमाते थे। देखिए कैसे, पहले 30,000 से कम कमाते हैं ये जानकारी दिया, फिर 2 लाख से अधिक कमाते हैं वो जानकारी दिया, फिर आगे पढ़िए, 22% परिवार एक वर्ष में 1 लाख से अधिक कमाते हैं। ठीक है, 22% परिवार जो है एक वर्ष में 1 लाख से अधिक कमाते हैं, ये जानकारी मिला। ठीक है, अब आगे देखिएगा, जो जानकारी इससे पहले होनी चाहिए था कि 30,000 से 1 लाख के बीच में 990 परिवार कमा रहे हैं, है ना, वो जानकारी जो है हमारे पास बाद में आ रही, ये जानकारी को पहले होना चाहिए था। अब आगे देखें तो कितने परिवार एक वर्ष में 1 लाख से 2 लाख के बीच कमाते हैं, इसको आप लोग हल करने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न में क्या है बताए बेटा, इस प्रश्न में पहली बात यह है कि जो जानकारी दी गई है उस जानकारी का जो क्रम है ना वो गलत है, जानबूझ के गलत है, लॉजिकल प्रश्न है। अब उसके साथ साथ एक जानकारी आपको मिल नहीं रही होगी, ठीक है, आप हल किए होंगे, मिल नहीं रही होगी, को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे समझते हैं। देखिए, आप यहां पे एक इस तरह से क्रम लिख दीजिए, जहां पे एक तरफ आई लिख देते हैं, एक तरफ जो है संख्या लिख देते हैं प्रतिशत में, परिवार की संख्या या संख्या का प्रतिशत, या परिवार प्रतिशत लिख दें, ज्यादा बेहतर लगेगा, परिवार प्रतिशत। ठीक है, इस तरह से आप हल करेंगे। सबसे पहले एक यहां पे सही सीरीज बनाइए, 0 से लेकर 30,000, 30K में लिख दिया। फिर उसके बाद ये जानकारी देखिए, 30,000 से 1 लाख के बीच, 30,000, 30K से 1 लाख, ये जो जानकारी है आपको ये कंफ्यूज भी कर रही है कि 6% 2 लाख से अधिक। आप गलती यहां पे करेंगे बेटा, यहां पे 1 लाख से अधिक जो लिखा है ना, वह जानकारी आप जो है गलत कर सकते हैं। इसको संभालना है आपको कैसे, आप लिखिए 1 लाख से लेकर 2 लाख लिखे, अब इसके बाद 2 लाख से अधिक प्लस लिख दिया आपने। अब वैल्यू पुट करेंगे, 0 से लेकर 30,000 12%, 30,000 से 1 लाख, तो यहां 990 परिवार लिखा है बेटा, प्रतिशत में जानकारी नहीं है तो मैंने 990 संख्या में लिख दिया। ठीक है, 990 इसको मैंने संख्या में लिख दिया। तत्पश्चात देखिए यहां पे 22% परिवार एक वर्ष में 1 लाख से अधिक कमाते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा अधिक कमाते हैं वो तो देखिए, अगर ये लाइन लिखी हुई है कि 22% परिवार एक वर्ष में 1 लाख से अधिक कमाते हैं, इसका मतलब क्या है, 1 लाख से अधिक का मतलब ये हो जाता है कि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है, जो भी है। तो यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, और लिमिटेशन नहीं है इस वजह से आप इस बात को समझिए कि ये जो 22% है वो 1 लाख से 2 लाख पे भी आएगा और 2 लाख से अधिक वालों के लिए भी आएगा, इन दोनों के लिए आ जाएगा। तो पहले जो है आप
इस जानकारी को लिखिए कि 6% जो है परिवार एक वर्ष में 2 लाख से अधिक कमाते हैं। यहां आपने 6% लिख दिया। अब समझिएगा 1 लाख से 2 लाख के बीच में कितने आएंगे? 22% माइनस 6%, यानी कि 16%। ठीक है बेटा, ये सब लॉजिक समझना है आपको। आगे नंबर सिस्टम की भी क्लास होगी तो उसमें आप लोग देखेंगे किस तरह से प्रश्नों को लॉजिकली घुमाया जाता है। आप लोग बने रहिएगा, है ना। सारे एपिसोड्स अच्छे से देखिए, बढ़िया से हम लोग चीजों को समझेंगे। अब यहां पे देखिए 6%, 16%, 22%, इन तीनों को जोड़िए। 6, 16, 22, 22, 12, 34। तो भाई सारे खंड में कुल मिला के प्रतिशत तो 100 होने चाहिए। तो यहां पे अगर 34 है तो ये प्रतिशत रूप में कितना होगा? 100 माइनस 34%, यानी कि 66%। तो कुल परिवार का, क्योंकि ये परिवार प्रतिशत है तो भाई कुल परिवार तो ये सारे होंगे ना बेटा। तो कुल परिवार का अगर देखा जाए इन दोनों को घटा के 66%। देखिए बेटा कहां से 66 आया? 34 कुल आया तो ये बच गया था, 100 में से 34 को घटाया तो 66 आ गया। 66% 990 के बराबर है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि कुल परिवार कितना मिलेगा आपको, या कुल परिवार की संख्या क्या होगी। देखिए यहां पे हम थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं डिटेल कर देता हूं फिर शॉर्ट बताऊंगा। 990 11 से काटेंगे, 11 छके 66, 11 99, 90, 6 15। तो ये कुल परिवार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद 1500 मिल जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा, ये 3 स्टेप लेंथी गया, 1500। अब पूछा है कि 1 लाख से 2 लाख के बीच में कितने परिवार कमाते हैं, जो कि 16% है। तो 1500 का 16% अगर आप निकालेंगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी और आपका आंसर हो जाएगा 240। लेकिन बेटा स्टेप्स कैसे कम करते हैं ये देखिए। यहाँ 66% बराबर 990 है, 6 से काटा तो 11% बराबर, या 11 से ही कैंसिल कीजिए, 6% बराबर 90 हुआ, और आपको चाहिए 16%। तो 1% बराबर 15 हुआ। इसका मतलब है 16% बराबर 15 गुणा 16, 240 हो जाएगा, और ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। इस तरह से स्टेप कम किया जा सकता है। तो क्लियर होगा आप लोगों को? ठीक है। आज की क्लास के लिए मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, और उस होमवर्क क्वेश्चन को मैं डिक्टेट करूंगा, आप नोट कर लीजिए, और उसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नोट करेंगे। एक संख्या को 4 से गुणा करने के बदले गलती से 4 से विभाजित किया गया है। इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत अंतर कितना होगा? यह प्रश्न 2024 का प्रश्न है। इसको हल करके इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तो अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और इसी तरह से रिवाइज करते जाइए। ऑल द बेस्ट। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।